हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा नया सेशन है ऑन द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। इसके पहले भी जो रिसेंट सेशन है पार्ट 11 वो भी हमने मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर लिया था, बट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर एक और सेशन लिया जाए, इसलिए मैं आज के सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस सेशन में डिस्कस करने वाला विद देयर कंसेप्ट्स। ओके, देखिए मैं आपको बता दूं, ये हमारा पार्ट 12 है। दैट मीन्स इसके पहले के जो 11 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। स्पेसिफिकली मैंने एसएससी के लिए पेपर 1 के एग्जामिनेशन के लिए हमने वो डिज़ाइन किए और उसको जाके देखिएगा, काफ़ी यूजफुल रहने वाले आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो इस सेशन को शुरुआत करते हैं विद आवर प्रीवियस सेशन क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पूछा था मैग्नेटिक सर्किट्स के प्रीवियस सेशन में। क्वेश्चन क्या था? द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी रहती है स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ओके, अगर आपको डायमैग्नेटिक पूछा गया तो स्लाइटली लेस देन 1 रहता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो परमेबिलिटी रहती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और उसकी परमेबिलिटी वैरी करती है हमारी फील्ड स्ट्रेंथ के साथ। जैसा हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज होगा, हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और एक मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद वो फिर डिक्रीज भी हो जाती है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। और इसका करेक्ट आंसर हमें दिया, उनका नाम है पूनम धनविजय, बाबूलाल बैरवा, नीतीश कुमार, दीपक कुमार, इलेक्ट्रिकल पावर, शिवांगी पटेल, धीरू यादव, मंदार इससरे, अर्पित कुमार रंजन एंड हबीब के। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, आपने इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया। यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका नाम मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ तो आपको इस सेशन को ध्यान से देखना है। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ओके, और इन स्टूडेंट के साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया, तो शॉर्ट आउट यू गाइस एज वेल, बट ड्यू टू टाइम कंस्टेंट मैं आप सब लोगों के नाम नहीं ले पाता। ओके, और ये हमारा यहाँ पे जो सेशन आपको दिख रहा होगा ये हमारा पार्ट 11 था। एसएससी जे स्पेशल सेशन में हमने जो डिस्कस किया था ऑन द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। ओके, साथ साथ में ये भी बता दो कि जिन स्टूडेंट्स ने ये हमारा एसएससी जे इलेक्ट्रिकल के लिए महा मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चंस एक ही सेशन में डिस्कस किए 4 आवर्स के अंदर, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस सारे लिंक्स जो है यहाँ पे आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप सिंपली एक काम करेगा, जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सारे लिंक्स बताता हूँ वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड करता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा इस वीडियो का और सारे जो लिंक्स है इंपॉर्टेंट उसको जाके देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। अभी भी रिसेंटली 50 क्वेश्चन मैंने इसके भी डिस्कस किया है। एसएससी जे का जो इलेक्ट्रिकल का पेपर पूछा गया था 23 जनवरी 2018 को, वो भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। उसकी जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है या 1 या 2 दिन में वो आपको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू कर रहे थे विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लोजली रिजेंबल्स विद। कूलम्स लॉ जो है फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स रहता है वो कूलम्स लॉ हमें बताता है वो किससे रिजेंबल करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गॉसेस थ्योरी, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। ओके, तो वो कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज क्लोजली रिजेंबल्स विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सेट्स दैट particle attracts every other particle in the universe using a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. That means F is directly proportional to gm1 into m2 upon r square. Okay, और हमें कूलम्स लॉ क्या बताता है हमें? इट सेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. That means F is equals to K times of Q1 into Q2 upon D square. ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। तो ये रिजेंबल करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे जो 4 लॉज गिवन है उसमें से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसको सेटिस्फाई करता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, बट मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ये हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन ईच टर्न ऑफ वायर इन एनी सर्किट कंटेनिंग लूप, जैसे कि कॉइल्स रहते हैं, इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मीन्स हम लोग क्या लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, चेंज इन फ्लक्स टू द विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, और ये नेगेटिव साइंस हमें क्या बताता है?
ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ ई, ओके, और उससे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमें पता चलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। ये है एन हो गया हमारे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ओके। तो वैसे हम लोग डायरेक्टली ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी, बट फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग एन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following quantity will remain the same when the layer of Teflon is inserted between the plates of charged parallel plate capacitor? दो चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है आपके पास, ओके। अगर हम लोग उसके अंदर एक टेफ्लॉन की लेयर इंसर्ट कर देते तो हमारा क्या चेंज होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन्स द सेम, कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेम की बात की है। व्हेन द लेयर ऑफ टेफ्लॉन इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लस और ये नेगेटिव, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, ठीक है, पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर के। तो इसमें क्या सेम रहेगा अगर हम लोग टेफ्लॉन इसके बीच में इंसर्ट करते हैं, तो इसके बीच में जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग एनी डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस हमारा चेंज होगा, दैट मीन्स कैपेसिटेंस चेंज होगा, ओके, एनर्जी भी चेंज होगी और हमारा पोटेंशियल भी चेंज होगा, बट इन दिस केस चार्ज विल नॉट चेंज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स डेंसिटी। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हाफ कर देते ओरिजिनल वैल्यू से तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो डबल हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज magnetic flux density is the magnetic flux per unit area perpendicular to the direction of magnetic force, ओके। और magnetic flux density जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो हमारा अगर हाफ हो जाता है क्रॉस सेक्शन तो जो फ्लक्स डेंसिटी वो डबल हो जाएगी इस केस में, ओके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following is correct expression of self inductance of a solenoid? solenoid मतलब क्या होता है, एक मैग्नेटिक कोर ले लिया और इसके ऊपर अपने टर्न्स लगा दिए, ये हो गया सोलेनॉइड, ओके, ओके, ये कोर हो गया और ये हो गया हमारा कॉइल, करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का हमें क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है। तो इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाय एल, ओके। तो यहाँ पे एल क्या है, एल है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, और एन है हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, ए है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल जो है ये है हमारा लेंथ, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल सोलेनॉइड, ओके, सोलेनॉइड की बात की है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द एडी करंट लॉस अकरिंग इन अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड। एडी करंट लॉस जो है किस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। तो वो ससेप्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ओके, क्योंकि एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू के ई टाइम्स बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी, करेक्ट। तो के ई जो है हमारा कांस्टेंट है, ओके, एडी करंट कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं एडी करंट कांस्टेंट, ओके। बी एम का है, बी एम है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी की बात की है। एफ इज आर फ्रीक्वेंसी, टी इज आर थिकनेस एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इज नॉट अ वोल्टेज, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ओके। तो इसमें ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था किस पे हमारा एडी करंट लॉस जो है डिपेंड नहीं करता, तो वो ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एडी करंट लॉस क्या है, इट इज़ अ सर्कुलेटिंग करंट लॉस, ओके, इसलिए हम लोग लैमिनेशंस यूज़ करते हैं। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। डिटरमाइन द कपलिंग फैक्टर बिटवीन टू कॉइल्स ईच हैविंग अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 40 मिली हेनरी एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 40 मिली हेनरी, ओके। डिटरमाइन द कपलिंग फैक्टर, यहाँ पे हमें के का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में, ओके। तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास गिवन है 40 मिली हेनरी, ओके, और सेल्फ इंडक्टेंस L1 इज इक्वल्स टू L2 है हमारा डायरेक्टली 40 मिली हेनरी, दोनों भी वैल्यूज सेम है। तो हमारा के क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कपलिंग फैक्टर आपको पता है M इज इक्वल्स टू क्या होता है, M इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ L1 N2 L2, ठीक है।
तो हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते और के का वैल्यू हम फाइंड आउट करना, क्योंकि कपलिंग फैक्टर में पूछा गया है। तो के विल बी इक्वल्स टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 विच विल बी इक्वल्स टू 40 इंटू 10⁻³ अपॉन अंडर रूट ऑफ 40 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द कॉन्सेंट्रिक रिंग 1 and 2 carrying a equal and uniform charge densities revolve at the same angular speed omega about their common axis passing through the center। दो कॉन्सेंट्रिक रिंग है 1 and 2, वो इक्वल एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी से रिवॉल्व कर रही है, कौन से स्पीड पे, ओमेगा की स्पीड पे, ठीक है, कांस्टेंट उसका एक कॉमन एक्सिस पे, विद देयर अबाउट देयर कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एज शोन इन द फिगर। जैसे हमें यहाँ पे फिगर में गिवन है द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटीज ड्यू टू द टू रिंग्स एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो यहाँ पे हमें रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटीज पूछा गया है ड्यू टू टू रिंग्स एट द सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग पे फ्लक्स डेंसिटी का रेशियो हमें पूछा गया है। ओके, तो व्हेन rings are moving with the angular speed omega, the current flowing through the rings is I is equals to क्या हो जाएगा, total charge enclosed in inner ring upon time। ओके, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा चार्ज डेंसिटी into circumference, करेक्ट। तो विच विल बी इक्वल्स टू रो इंटू ट्वाइस पाई ए। ओके, तो हम लोग I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पाई ए रो अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई इंटू ओमेगा। ओके, विच विल बी इक्वल्स टू रो ए ओमेगा, करेक्ट। और आउट अदर रिंग दैट मीन्स जो आउटर रिंग है ये सेकंड नंबर का, उस पर क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई इंटू ट्वाइस ए इंटू रो एस, ठीक है, या फिर रो 2 हम लोग कह सकते हैं, ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, वो हो जाएगा हमारा ट्वाइस ए रो एस, ठीक है, इंटू ओमेगा। तो ये दो रेशियोज हमारे पास आ गए, और वी नो कि B इज दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस R। तो B1 विल बी इक्वल्स टू के ए टाइम्स P ओमेगा अपॉन ए, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा के रो ओमेगा, एंड B2 हो जाएगा हमारा के टू ए रो ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो इस केस में हो जाएगा ये के टाइम्स ऑफ रो ओमेगा। तो ये दोनों भी वैल्यूज सेम है। ओके, तो जो बी और B2 का रेशियो आ जाएगा तो ये 1:1 ही रेशियो आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। What will happen to the permeance of the magnetic circuit if the area of cross section of the magnetic circuits get double? परमियंस पे क्या इफेक्ट होगा मैग्नेटिक सर्किट का अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर्किट का डबल हो जाता है। ओके, तो उस केस में वो भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज परमियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन गेट्स डबल देन द परमियंस ऑल्सो गेट डबल, क्योंकि परमियंस डिपेंड करते हैं हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जितना परमियंस इंक्रीज होगा उतना ही जितना हमारा एरिया इंक्रीज होगा उतना ही हमारा परमियंस भी इंक्रीज होगा। ओके, तो दैट मीन्स दिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल हैविंग अ 200 टर्न्स इज 40 milliweber। कैलकुलेट द एवरेज EMF इन वोल्ट्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिवर्स इन अ टाइम ऑफ 5 milliseconds में। 5 milliseconds पे वो रिवर्स हो रही है जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एवरेज EMF इन वोल्ट्स, ठीक है। तो n हमारे पास गिवन है, सारे वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 200। ओके, dt है हमारे पास कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 5 milliseconds। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई का वैल्यू वो है हमारे पास 40 milliweber। ओके, तो उस केस में हमारा 40 milliweber से हमारा डायरेक्टली चेंज हो रहा है -40 milliweber पे। ओके, तो इस केस में टोटल कितना फ्लक्स होगा, 40 + 40। ओके, दैट मीन्स 80 milliweber हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा। ओके, दैट मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई का जो वैल्यू है, डी फाई का ये वैल्यू अल्टीमेटली ये है हमारा 80 milliweber। ओके, तो एवरेज इंड्यूस्ड EMF क्या है, E इज इक्वल्स टू N d फाई बाय
dt. Okay, I'll erase it. d5/dt. ओके, तो 200 जो कि नंबर ऑफ टर्न से इंटू 80 इंटू 10⁻³ अपॉन हो जाएगा, फिर 5 इंटू 10⁻³, 5 से 5 से कैंसिल ये. ओके, तो ये कंप्लीटली इसका आंसर आप सॉल्व करके भी देख सकते हो. रेडी, 3200 वोल्ट्स विल बी आवर करेक्ट आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. ओके, कैलकुलेट द एवरेज EMF, इसका वैल्यू था 3200 वोल्ट्स. सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 11. इन अ मैग्नेटिक टेप ब्लैंक्स आर प्रोवाइडेड एट. मैग्नेटिक टेप्स के अंदर जो ब्लैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो रहते हैं एंड ऑफ और स्टार्टिंग में. दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग टू द कपल्ड कॉइल. कपल्ड कॉइल के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने आपको अभी बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इनटू, ये काफ़ी बार कभी कभी एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, L1 इंटू M इज इक्वल टू K इंटू √ऑफ L1 इंटू L2. ओके, तो L1 और L2 है हमारे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और K है हमारा लिंकिंग कोएफिशिएंट. तो दो कपल कॉइल के लिए K इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है. ओके, तो उस केस में M क्या हो जाएगा, M विल लेस देन इक्वल टू √ऑफ L1 इंटू L2. ओके, इन दैट केस M इज लेस देन इक्वल टू L1 L2 रेस्ट टू द पावर 0.5. दैट मीन्स ऑप्शन बी इस केस में हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. ओके, कपल्ड कॉइल्स की बात की थी. तो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13. हिस्टेरिसिस लॉस लीस्ट डिपेंडेंट ऑन. हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड काफ़ी कम डिपेंड करता है कौन से फैक्टर पे, तो वो डिपेंड करता है, वो काफ़ी लीस्ट डिपेंड करता है. दैट मीन्स काफ़ी कम उस पर इफेक्ट होता है. ठीक है, तो वो होता है एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज होने के कारण, उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा हिस्टेरिसिस लॉस पे. बट अगर आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, स्टेनमेंट्स कोएफिशिएंट चेंज होता है, तो वो हिस्टेरिसिस लॉस हमारा चेंज होगा. क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला क्या है, WH इज इक्वल टू N ईटा इंटू BM रेस्ट टू द पावर 1.6 इंटू F इंटू फी. ओके, तो F है हमारा फ्रीक्वेंसी और जो BM है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और V है हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोर पे, और ये डिपेंड नहीं करता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. काफ़ी गिने चुने MCQs है मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर, बट आपको कंप्लीटली जो भी मैं आपको करा रहा हूँ उसको ध्यान से आपको क्वेश्चंस को समझना होगा, और वही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी बार देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, बट स्टिल यू शुड ट्राई फ्रॉम कलेक्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवेयर. जितने भी आपको मल्टीपल क्वेश्चंस फेस करोगे तो आप प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करेगा, सो दैट आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे. ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा. अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. ओके, so the next question is question number 14. In all cases, electromagnetic induction and induced voltage will cause a current to flow in a closed circuit in such a direction that a magnetic field which is caused by the current will oppose the change in that produces that current. जिस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए उसी वो खुद को अपोज करते हैं. तो ये किसका लॉ है, ये हमारा लेंजेस लॉ. ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. ये स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट है. दैट मीन्स इन ऑल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज विल कॉज एन करंट टू फ्लो इन अ क्लोज्ड सर्किट इन सच अ डायरेक्शन दैट करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण वो करंट के कारण वो प्रोड्यूस हुई थी वो खुद को ही वो अपोज करता है. दैट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेंजेस लॉ. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15. टू कॉइल्स आर सेट टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड. ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. इसमें 2-4 वेरिएशंस आते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ. एक क्वेश्चन आपको अभी मैं ये इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको इस आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछने को मिल सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थे. एक में आपको मल्टीपल जो ऑप्शन है मैं आपको कवर कर देता हूँ. अगर 2 कॉइल्स है, अगर हमारी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K क्या है, ये है हमारा 0. ओके, तो K हो जाएगा 0 मैग्नेटिकली आइसोलेटेड के लिए. अगर हमारा K इज़ लेस दैन 0.5 है तो उस केस में हम लोग लूजली कपल्ड करेंगे उसको. ओके, इट विल बी अ लूजली कपल्ड. K इज़ ग्रेटर दैन अगर हमारा 0.5 है तो इट इज़ टाइटली कपल्ड. ओके, K इज इक्वल टू 1 है
तो उस केस में हम लोग कहेंगे मैग्नेटिकली टाइटली कपल या फिर आइडियल कपल। ओके, और के अगर हमारा 0 है उस केस में हमारा मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, हम लोग उसको जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये 4 वेरिएशंस कभी कभी पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के 0 होता है। ओके, कभी कभार आपको ये भी पूछा जाता है लूजली कपल्ड के लिए के का वैल्यू कितना है, तो ये लेस देन 0.5 है। ग्रेटर देन 0.5 रहता है तो वो टाइटली कपल के लिए रहता है। के इज इक्वल्स टू 1 रहता है आइडियल कपल्ड या फिर मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड। ओके, या फिर अगर आपका के इज इक्वल्स टू 0 है तो इट इज़ अ मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, दैट मीन्स दीज 2 कॉइल्स आर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड विद ईच अदर। ओके, तो ये होगा के इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 जो वेरिएशन है आपको ध्यान में रखनी होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको कवर कराता हूँ वो आपको ध्यान से समझने हो कि जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो क्वेश्चंस के आजू बाजू के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उससे रिलेटेड वो सारे आपको कंसिडर करने होंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। अब मैग्नेटिक सर्किट इज अप्लाइड विथ अ करंट दैट चेंजेस एट अ रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड्स। द सर्किट हैज अ इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इज, सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ यहाँ पे पूछा गया है। ओके, एल है हमारे पास 2 हेनरी का, करेक्ट। और मैग्नेटिक वोल्टेज इक्वेशन क्या है इंडक्टेंस का, वो है हमारा वी एल इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ओके, एल क्या हमारा इंडक्टेंस है और वी एल है हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉइल। ओके, और डी आई बाई डी टी इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, और नेगेटिव साइंस हमारा बताता है, ये हमारा लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग बताता है। ओके, एल है हमारे पास 2 हेनरी। ओके, डी आई बाई डी टी का वैल्यू है हमारे पास 5 एम्पियर पर सेकेंड्स का। ओके, तो उस केस में हमारा जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस इंटू 5। ओके, माइनस 10 वोल्ट विल बी आर इंड्यूस्ड वोल्टेज, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस कभी भी आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हो तो बी जस्ट ट्राई कि आप सिर्फ 1% ही आप, ठीक है, आप गेस वर्क करो, या फिर आप जितना अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन आता है तो आप एक टॉलरेंस बैंड रहता है, +-5% ही आप जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो उतना ही आपको गेस वर्क करना है। अगर आपको कम श्योरिटी नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, बट आप ये बात ध्यान में रखिएगा, सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो 100% एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने से बेटर है कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और एक्यूरेट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। ये काफ़ी प्रूवन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू मुझे आया है, काफ़ी सारा चीज़ें पेपर्स मैंने एनालाइज किए, जिन स्टूडेंट्स ज़्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं उन स्टूडेंट्स का काफ़ी बार सिलेक्शन नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू द जिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी एक्यूरेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, सिर्फ आप +-5% 1 या 2 ही क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो उसको छोड़ देना है उधर ही उसी पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि 0.5 का जो डिफरेंस रहता है, ठीक है, 0.25 और 0.25 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेट रिलेक्टेंस विद द फॉलोइंग। यहाँ पे रिलेक्टेंस किससे रिलेटेड है, वेबर अपॉन एम्पियर, एम्पियर टर्न्स अपॉन वेबर, या फिर एम्पियर अपॉन मीटर, या फिर वेबर अपॉन मीटर। ओके, तो रिलेक्टेंस ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक सर्किट की जो अपोज करते हैं हमारे पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ओके, तो वो होता है हमारा MMF इज इक्वल टू रिलेक्टेंस इनटू फ्लक्स। ओके, तो इस केस में NI हो गया हमारा MMF इज इक्वल टू S इंटू फाई, फ्लक्स के लिए फाई, S इज रिलेक्टेंस। तो इस केस में S क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस NI बाय फाई, और वो मेजर करते हैं एम्पियर टर्न्स अपॉन वेबर में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। इफ द सर्कुलर कंडक्टर कैरीज अ करंट I amperes having a radius r meter, then the magnetizing force at the center of the coil is given by। अगर एक सर्कुलर कंडक्टर है, ये हो गया सर्कुलर कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। ओके, यहाँ पे पूछा गया है इफ अ सर्कुलर कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ I amperes having a radius, और इसका रेडियस है ये r। ओके, मैग्नेटाइजिंग फोर्स सेंटर पे हमें कितना है ये क्वेश्चन में पूछा गया और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी I/2r एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19।
two coupled coils of a L1 is equals to 0.8 and L2 is equals to 0.2 having a coupling coefficient 0.9 the mutual inductance M is। ये काफ़ी बार मैं आपको क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चंस आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। टिल द टाइम मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ L1 इंटू अंडर रूट ऑफ L2। तो M का वैल्यू है हमारे पास 0.9 इंटू अंडर रूट ऑफ L1 और L2 का कितना वैल्यू है 0.8 इंटू 0.2, ओके। तो हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा और 16 का 0.16 का अंडर रूट हो जाएगा 0.4, दैट मीन्स हम लोग 0.9 के अगर हम लोग 0.4 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा हमारा 0.36 हेनरी, ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। द ग्राफ शोन बिलो रिप्रेजेंट द BH कर्व फॉर, ये जो BH कर्व है किसका है, एयर, ग्लास, स्टील या फिर आयन का, तो इट इज़ अ एयर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। द BH कर्व जो यहाँ पे बताया गया ये है हमारा एयर का, ओके। और ये रिलेशनशिप बताता है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H, ओके। और इससे हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होने के कारण, एयर के कारण जो भी ये ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन B इज इक्वल टू म्यू H, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इट विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और इसका स्लोप क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा म्यू, ओके। इसका स्लोप रहेगा म्यू, ओके। तो इट इज़ फॉर द एयर, ये जो यहाँ पे BH कर्व बताया गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, हमने बायोट सावर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया और ये भी गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एक एग्जामिनेशन में। तो वो है हमारा फाई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू द चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। म्यू नॉट क्या है हमारा, परमिटिविटी है, ओके। दैट मीन्स closed sir, that means the total electric flux phi E is equals to charge enclosed Q upon permittivity, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड ए एक्साइटिंग कॉइल इज लोअर देन आउटसाइड कॉइल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड रहता है एक्साइटिंग कॉइल के अंदर उतना उससे कम रहता है आउटसाइड से ज़्यादा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द एक्साइटिंग कॉइल इज 0, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड एक्साइटिंग कॉइल इज ग्रेटर देन द आउटसाइड सरफेस, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये बात ध्यान में रखनी होगी, द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड एन एक्साइटिंग कॉइल इज सेम एज द आउटसाइड ऑफ सरफेस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। So we'll see the next question, which is question number 23. What will be the magnetic susceptibility of a material if the magnetic field strength of a material is 1200 ampere turns per meter and the intensity of magnetization is 0.084 ampere turns per meter, okay. तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x विल बी इक्वल्स टू I बाय H, ओके। तो I का वैल्यू हमारे पास 0.084 अपॉन 1200 जो है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H जिससे हम लोग डिनोट करते हैं 1200, तो हो जाएगा हमारा 0.7 इंटू 10⁻⁴, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए 2 ऑप्शन है 10⁻⁵ और ये पावर्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। द मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट, मैग्नेट जो है यहाँ पे जो मेटल्स है इसमें से कौन से मेटल को अट्रैक्ट करता है, ओके। तो वो करता है निकेल, कोबाल्ट एंड स्टील को, ओके। तो कौन से ऐसे मटेरियल्स है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, वो है आयन, ओके। निकेल हो गया हमारा, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ओके। और स्टील के जो अलॉय है उसको भी अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय अ मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ आयन, मैग्नेटिक सैचुरेशन होता है आयन का, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक सैचुरेशन हो रहा है, तो ये क्या होता है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। द पार्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व इन विच द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H कॉजेज अ लिटिल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, ये अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अभी मैं आपको बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। BH कर्व के अंदर क्या रहता है हमारा, ये हो गया हमारा BH कर्व,
ओके, यहाँ पे रहता है एक्स एक्सिस पे एच रहता है, ये जो है हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, आई इरेज दिस। ओके, ये है हमारा एच, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये। ओके, और ये है हमारा फ्लक्स डेंसिटी। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको काफ़ी ध्यान से जो भी मैं बताता हूँ ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा भी मैंने क्वेश्चन देखा है जो मैंने प्रीवियसली कुछ दिनों पहले रिव्यू किया था कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, और जो बी एच कर्व आता है वो आता है इस तरीके से कुछ। ओके, इट इज़ लाइक दिस। ओके, तो इस पॉइंट पे जो है, ये पॉइंट पे है हमारा सेचुरेशन। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग कितना भी मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेंगे तो भी जाके हमारा फ्लक्स डेंसिटी सैचुरेशन रहेगा। ओके, और ये है हमारा, इस पॉइंट पे रहता है हमारा रिटेंटिविटी, और ये पॉइंट पे रहता है हमारा कोहेसिविटी। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स को रिवर्सल करने के लिए कितना हमें फोर्स लग रहा है इस पे लाने के लिए। ओके, और ये सैचुरेशन हो गया हमारा रिवर्स सैचुरेशन, तो ये इस पॉइंट पे सैचुरेशन होता है। दैट मीन्स द पार्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दें तो हमारा काफ़ी कम चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे, तो ये जो है बी जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो जो भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। ठीक है, ये इस पॉइंट पे तो जितना भी अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, क्योंकि एक सैचुरेशन हो रहा है आयन के, क्योंकि एक पर्टिकुलर आयन का पीस है, अगर मान लो यहाँ पे। ओके, ये आयन का पीस है, इसमें एक लेवल तक ही इसमें से ये हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्सेस पास हो सकते हैं। आफ्टर दैट इट विल गेट सैचुरेटेड, उसके बियॉन्ड उसमें से फ्लक्सेस पास ऑन नहीं होगा। तो यही हमें मैग्नेटिक BH कर्व हमें ये बताता है। ओके, तो आई होप आपका एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा रिगार्डिंग टू द BH कर्व। ओके, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन मैग्नेटिक सर्किट्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ध्यान में रखिएगा, टॉप 10 स्टूडेंट्स जो फास्टेस्ट मुझे कमेंट करेंगे उनका नाम है मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँगा। क्वेश्चन क्या है, द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन अ सीरीज is 0.6 Henry and 0.1 Henry depending on the relative directions of the currents in a coils. If the one of the coils when isolated has a self inductance of 0.2 Henry, then calculate the mutual inductance। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, तो आई होप आपको सेशन समझ में होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल कोचिफाई_ऑफिशियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को ज्वाइन करें। इस सेशन को आप देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, और हमारे नए चैनल कोचिफाई को आप सब्सक्राइब करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग से सेशन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस day।